नमस्कार। करंट अफेयर्स एमसीक्यूज़ प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। इम्पॉसिबल ट्रिनिटी थ्योरम, जिसे प्रायः समाचारों में देखा जाता है, का सबसे अच्छा वर्णन किस रूप में किया जा सकता है? किसी देश की मौद्रिक स्वतंत्रता, विनिमय दर स्थिरता और पूर्ण पूंजी गतिशीलता को एक साथ प्राप्त करने में असमर्थता, 3 देशों की एक साथ आर्थिक वृद्धि हासिल करने में असमर्थता, किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति, बेरोजगारी और आर्थिक विकास के बीच का व्यापार स्थिरता, या राजकोषीय घाटा, चालू खाता घाटा और बाह्य ऋण स्थिरता के बीच संतुलन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। इम्पॉसिबल ट्रिनिटी या त्रिविधता इस विचार को संदर्भित करती है कि कोई अर्थव्यवस्था एक ही समय में स्वतंत्र मौद्रिक नीति का पालन नहीं कर सकती, एक निश्चित विनिमय दर को बनाए नहीं रख सकती तथा अपनी सीमाओं के पार पूंजी के मुक्त प्रवाह की अनुमति नहीं दे सकती। अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, भारत पोल पोर्टल प्रायः चर्चा में रहता है, क्या है? राज्य एजेंसियों और इंटरपोल के बीच समन्वय, एकीकृत भुगतान इंटरफेस ट्रांजैक्शन, गुमशुदा व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस, या पर्यावरण अनुपालन की निगरानी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। भारत के केंद्रीय गृह मंत्री ने भगोड़ों का पता लगाने तथा तेजी से अंतर्राष्ट्रीय सहायता उपलब्ध कराने में भारतीय अन्वेषण एजेंसियों की दक्षता बढ़ाने हेतु भारत पोल पोर्टल लॉन्च किया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा विकसित यह पोर्टल केंद्रीय और राज्य एजेंसियों को रियल टाइम जानकारी साझा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन से जुड़ने की सुविधा प्रदान करता है तथा यह पिछली प्रणाली को प्रतिस्थापित करता है जिसमें केवल सीबीआई को यह पहुंच प्राप्त थी। भारत पोल साइबर अपराध, मादक पदार्थों की तस्करी और मानव तस्करी जैसे बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रभावी रूप से समन्वित करता है। यह पोर्टल रेड नोटिस तथा अन्य इंटरपोल नोटिसों से संबंधित कार्रवाई को तेज करेगा, जिससे क्षेत्रीय स्तर के पुलिस अधिकारियों के लिए अपराधों से निपटना सरल हो जाएगा। सीबीआई को भारत पोल के प्रयोग पर राज्यों को प्रशिक्षण देने तथा प्रभावी सुनवाई हेतु 3 नए आपराधिक कानूनों को लागू करने का कार्य सौंपा गया है। अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक ब्यूरो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह वस्तुओं के मानकीकरण, अंकन और गुणवत्ता प्रमाणन के विकास के लिए स्थापित अर्ध न्यायिक निकाय है। दूसरा, यह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सही है या हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ना तो एक और ना ही दो। भारतीय मानक ब्यूरो भारत का वैधानिक राष्ट्रीय मानक निकाय है, जिसकी स्थापना भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 के तहत वस्तुओं के मानकीकरण, अंकन और गुणवत्ता प्रमाणन की गतिविधियों के सामंजस्यपूर्ण विकास के लिए की गई है। कथन एक सही नहीं है। इसकी स्थापना आरंभ में भारतीय मानक संस्थान के रूप में की गई थी, जो 6 जनवरी 1947 को अस्तित्व में आया। यह उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रकाश प्रौद्योगिकियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, प्रकाश उत्सर्जक डायोड की तुलना में तापदीप्त लैंपों की ऊर्जा दक्षता अधिक होती है। दूसरा, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप इनकैंडेसेंट लैंप की तुलना में अधिक टिकाऊ होते हैं। तीसरा, तापदीप्त लैंप सर्वदिशात्मक रूप से प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। उपयुक्त कथनों में से कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी 3, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 2। तापदीप्त लैंप प्रकाश उत्पन्न करने के लिए टंगस्टन फिलामेंट को गर्म करके संचालित होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ऊष्मा के रूप में पर्याप्त ऊर्जा की हानि होती है। एलईडी की तुलना में उनकी दक्षता काफ़ी कम है, जो लगभग सभी बिजली को प्रकाश में बदलने के लिए अर्धचालक प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। अतः कथन 1 सही नहीं है। एलईडी समान प्रकाश उत्पादन के लिए बहुत कम बिजली की खपत करते हैं, जिससे वे कहीं अधिक ऊर्जा कुशल विकल्प बन जाते हैं। आईसीएल नाजुक होते हैं क्योंकि वे नाजुक टंगस्टन फिलामेंट से बने होते हैं, जो मामूली झटकों या कंपन से आसानी से टूट सकते हैं। इसके विपरीत कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप अधिक मजबूत होते हैं और लंबे समय तक चलते हैं, क्योंकि वे प्रकाश उत्पन्न करने के लिए गैस डिस्चार्ज मैकेनिज्म एवं फॉस्फर कोटिंग का उपयोग करते हैं, जो आईसीएल में फिलामेंट आधारित तंत्र की तुलना में टूट फूट को कम करता है। इस प्रकार सीएफएल वास्तव में आईसीएल की तुलना में अधिक टिकाऊ होते हैं। अतः कथन 2 सही है। आईसीएल द्वारा उत्पादित प्रकाश फिलामेंट के डिज़ाइन के कारण सभी दिशाओं में प्रकाश समान रूप से विकीर्ण होता है। यह सर्वदिशात्मक उत्सर्जन आईसीएल की प्रमुख विशेषताओं में से एक है, जो उन्हें ऐसे अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त बनाता है जहां व्यापक
समान प्रकाश की आवश्यकता होती है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न, पाम ऑयल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसकी उत्पत्ति पश्चिम अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्षेत्र में हुई। दूसरा, पाम ऑयल से तेल की उपज पारंपरिक तिलहनों की तुलना में 5 गुना अधिक है। तीसरा, भारत विश्व का सबसे बड़ा पाम ऑयल का आयातक है। उपयुक्त कथनों में से कितने सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सभी 3। पश्चिम अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में उत्पादित होने वाला पाम ऑयल भारत में अपेक्षाकृत नई फसल है, लेकिन प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक वनस्पति तेल की उपज देता है, अतः कथन 1 सही है। पाम ऑयल की उपज पारंपरिक तिलहन की तुलना में 5 गुना अधिक है। पाम ऑयल 2 प्रकार के तेल का उत्पादन करता है। पहला, पाम तेल जो फल के मेसोकार्प से प्राप्त होता है और इसमें 45 से 55% तेल होता है, और दूसरा, पाम कर्नेल तेल जो कर्नेल से प्राप्त होता है और लॉरिक तेलों का स्रोत होता है, अतः कथन 2 सही है। भारत में पाम ऑयल की खेती प्रमुखता से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तथा केरल में होती है, जिसका कुल उत्पादन का 98% हिस्सा है। कर्नाटक, तमिलनाडु, ओडिशा, गुजरात, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर और नागालैंड जैसे अन्य राज्य भी इसकी खेती में योगदान देते हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा ऑयल पाम आयातक है, जिसका आयात वर्ष 2023-24 में 9.2 मिलियन टन तक पहुंच गया, जो देश के कुल खाद्य तेल आयात का 60% था, अतः कथन 3 सही है। ऑयल पाम मुख्य रूप से इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से देश ब्रिक्स का सदस्य हैं? भारत, इंडोनेशिया, ईरान, मिस्र, इथियोपिया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, 1, 3, 4 और 5, या 1, 2, 3, 4 और 5। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। हाल ही में इंडोनेशिया आधिकारिक तौर पर 10वें सदस्य के रूप में ब्रिक्स समूह में शामिल हो गया है। ब्रिक्स मूल संस्थापक सदस्यों में ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन शामिल हैं, जिनमें दक्षिण अफ्रीका वर्ष 2010 में शामिल हुआ। वर्ष 2024 में ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र, इथियोपिया और सऊदी अरब भी इसके सदस्य बन गए। शुरू में अर्जेंटीना के वर्ष 2024 में समूह में शामिल होने की उम्मीद थी, लेकिन बाद में उसने ऐसा न करने का निर्णय लिया, अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका गठन राष्ट्रों के बीच वैश्विक व्यापार के नियमों को विनियमित करने के लिए किया गया। दूसरा, इसका गठन वर्ष 1994 में हस्ताक्षरित मार्केश समझौते के तहत किया गया था। तीसरा, 1 जनवरी 2025 को इस संगठन की 30वीं वर्षगांठ मनाई गई। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उपयुक्त विवरण से सबसे बेहतर रूप से संबंधित है? विश्व व्यापार संगठन, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्रीय सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या विश्व बैंक समूह। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विश्व व्यापार संगठन। 1 जनवरी 2025 को विश्व व्यापार संगठन की 30वीं वर्षगांठ मनाई गई। विश्व व्यापार संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका गठन राष्ट्रों के बीच वैश्विक व्यापार नियमों को विनियमित करने हेतु किया गया। इसका गठन टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौते के रूगवे दौर की वार्ता के बाद 123 देशों द्वारा 15 अप्रैल 1994 को हस्ताक्षरित मार्केश समझौते के तहत किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1995 में विश्व व्यापार संगठन का गठन हुआ। WTO ने गैट, जो वर्ष 1948 से विश्व व्यापार को विनियमित कर रहा था, का स्थान लिया। गैट वस्तुओं के व्यापार पर केंद्रित था, जबकि WTO के तहत वस्तुओं, सेवाओं एवं बौद्धिक संपदा संबंधी व्यापार को शामिल किया गया है। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। सदस्य 166 देश, जिनकी वैश्विक व्यापार में 98% हिस्सेदारी है, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, साहेल क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह पश्चिम में सेनेगल से लेकर पूर्व में सूडान तक विस्तारित है। दूसरा, सवाना की तरह यहाँ कम वृद्धिशील घास मिलती है। तीसरा, नील नदी इस क्षेत्र के लिए प्रमुख जल स्रोत है। उपयुक्त कथनों में से कितने सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। साहेल पश्चिमी और उत्तर मध्य अफ्रीका का एक अर्धशुष्क क्षेत्र है जो पश्चिम में सेनेगल से पूर्व में सूडान तक विस्तारित है, अतः कथन 1 सही है। यह उत्तर में सहारा रेगिस्तान तथा दक्षिण में आर्द्र सवाना के बीच का संक्रमण क्षेत्र है। सवाना की तरह यहाँ कम वृद्धिशील घास, कांटेदार झाड़ियाँ एवं विरल वनस्पति मिलती है, अतः कथन 2 सही है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा साहेल क्षेत्र का 10 देशों बुर्किना फासो, कैमरून, गाम्बिया, गिनी, माली, मोरिटानिया, नाइजर, नाइजीरिया, सेनेगल और चाड
के बीच सीमांकन किया गया है। पश्चिम अफ्रीका की सबसे लंबी एवं सबसे बड़ी नाइजर नदी इस क्षेत्र का प्रमुख जल स्रोत है अतः कथन 3 सही नहीं है। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति की स्थापना डॉक्टर साराभाई और डॉक्टर रामनाथन के नेतृत्व में की गई थी। दूसरा, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यान आर्यभट्ट का विकास और प्रक्षेपण सोवियत लॉन्चर का उपयोग करके किया गया था। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। भारत की अंतरिक्ष अनुसंधान गतिविधियां 1960 के दशक में डॉक्टर विक्रम साराभाई के नेतृत्व में आरंभ हुई, जिसके 3 प्रमुख तत्व थे: संचार और सुदूर संवेदन के लिए उपग्रह, अंतरिक्ष परिवहन और अनुप्रयोग कार्यक्रम। डॉक्टर साराभाई के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति की स्थापना की गई थी अतः कथन 1 सही है। भारत का पहला अंतरिक्ष यान आर्यभट्ट एक सोवियत लॉन्चर के साथ लॉन्च किया गया था और SLV-3 का वर्ष 1980 में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, विद्युत एक समवर्ती विषय है, इसे भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। दूसरा, भारत विश्व भर में तीसरा सबसे बड़ा विद्युत उत्पादक एवं उपभोक्ता है। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। विद्युत क्षेत्र से संबंधित संवैधानिक प्रावधान। संघ सूची की प्रविष्टि 14 ये विदेशी देशों के साथ संधियां और समझौते करने तथा विदेशी देशों के साथ संधियों, समझौतों और अभिसमयों को क्रियान्वित करने से संबंधित है। समवर्ती सूची की प्रविष्टि 38 भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 में प्रविष्टि 38 में बिजली एक समवर्ती विषय है अतः कथन 1 सही है। विद्युत मंत्रालय देश में विद्युत ऊर्जा के विकास के लिए जिम्मेदार है। भारत तीसरा सबसे बड़ा विद्युत उत्पादक और उपभोक्ता ने वित्त वर्ष 23 में विद्युत की खपत में 9.5% की वृद्धि देखी अतः कथन 2 सही है। आइए अब नोट कर लेते हैं अभ्यास प्रश्न। ऑपरेशन समाधान प्रायः किस संदर्भ में समाचारों में देखा जाता है? सीमा पार आतंकवाद को लक्षित करने वाला एक सैन्य अभियान, वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए एक सरकारी पहल, प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत अभियान या ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम। इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।